गुड इवनिंग एवरीवन। इन द लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था सेशन ट्रायल के साथ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि व्हाट आर ट्रायल, देन डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड इंक्वायरी, ये सब हमने डिफरेंसेस करने के बाद देन वी वेंट ऑन टू कि सेशन ट्रायल क्या होता है। थोड़ा सा सेशन ट्रायल का रिकैप बताएंगे आप लोग कि हमने सेशन ट्रायल में क्या पढ़ा था। और द ग्रेवर ऑफेंसेस, तो मैंने आपको बताया जो टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक सेशन, फिर वारंट, आफ्टर दैट समन, फिर समरी। जनरली ये दोनों है। इसका एग्रेवेटेड फॉर्म है सेशन, इसका लीनिएंट फॉर्म है समरी, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो फिर सेशन का तो हमने इलैबोरेटली कर लिया था। इस सेशन में क्या होगा, थोड़ा सा उसको करते हैं। स्टार्टिंग हमने कैसे करी कि प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस आफ्टर कंप्लायंस ऑफ 209, ये था ना कि भूल गए। एंड देन आफ्टर दैट हमने ये कंप्लायंस किया 209 का, तो आप सुनिए, आप नहीं थे तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। हमने सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने केस को क्या किया, ओपन किया। प्रोसिक्यूशन ने केस को ओपन करने के बाद हमने दोनों पार्टीज को, पार्टीज नहीं यहाँ पे, दोनों के दोनों हमने प्रोसिक्यूशन साइड को और एक्यूज साइड को थोड़ा सा हियर किया, मेरिट्स पे नहीं, थोड़ा सा हियर किया। वो हियर करने के बाद हमने मींस कोर्ट ने माइंड बनाया कि डिस्चार्ज करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। फिर स्टेज किसकी आई, डिस्चार्ज की। अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज हो गया, अगर डिस्चार्ज नहीं होता तो फिर क्या होगा, आगे चलेगा। तो फिर अब कोर्ट पूछेगा, नाउ द कोर्ट विल आस्क वेदर यू प्लीड द गिल्टी, क्या तुम गिल्टी मानते हो, तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, वेदर यू प्लीड द गिल्टी। वो बोलता है हाँ मैं गिल्टी मानता हूं। अगर वो गिल्टी मानता है तो क्या हो गया, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की इच्छा है कि हाँ कन्विक्ट कर दो, तो कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है। अगर कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया तो क्या होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, चार्ज फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चार्ज, फिर चार्ज फ्रेम हो गया। या तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज नहीं हुआ तो चार्ज फ्रेम हो गया। अब जब चार्ज फ्रेम हुआ, अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्या नाम था आपका, पंकज, क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा ना, ठीक है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद उनका चीफ होगा, चीफ के बाद क्रॉस के लिए आप चाहो तो उस टाइम भी ले सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। आफ्टर दैट स्टेज विल कम ऑफ 313 एक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन की स्टेज आएगी। एक्यूज्ड की स्टेज आई, ये हम इसलिए करते हैं टू नो दैट कि जो एक्यूज्ड है वो अपना केस क्या रखना चाह रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। व्हाट इज 3rd डिग्री टॉर्चर, पुलिस ने टॉर्चर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि वो उसने कोई चीज कन्फेस करी है बिकॉज ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर। वो अपना केस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के चेंबर में, अलग से जज साहब के चेंबर में रखेगा, ठीक है। वहां पे कोई और थर्ड पार्टी नहीं होगी, इट विल नॉट बी एन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट नहीं होगा, अलग से। आफ्टर दैट क्या होगा, हम चलेंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद हम चलेंगे डिफेंस एविडेंस, फिर वही सब चीजें फॉलो होंगी। पहले हम उनके एविडेंसेस का एग्जामिनेशन करेंगे, फिर क्रॉस होगा। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद दोनों साइड से क्या होंगी, सबमिशंस होंगी। अब आफ्टर दिस प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑल्सो, अभी 311 की स्टेज नहीं आई थी, आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के यहां तक भी अगर कोर्ट चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता था, फिर कोर्ट यहां चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता था। पर जैसे ही डिफेंस एविडेंस हो जाता है उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, एक्विट ही करेगा, डिस्चार्ज, क्योंकि अब तो दोनों के एविडेंसेस हो गए ना, इसलिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, सबमिशंस, फिर हियरिंग ऑफ सेंटेंस। आफ्टर हियरिंग ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा, आफ्टर हियरिंग ऑफ सेंटेंस क्या होगा, जजमेंट होगा। जजमेंट के बाद क्या होगा, जजमेंट तो पहले होगा ना, पहले जजमेंट देन हियरिंग ऑफ सेंटेंस। और हियरिंग ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे 360 लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद फाइनली आपको सजा सुना दी जाएगी कि इतनी सजा है, ठीक है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस। दिस इज ऑल अबाउट जो हमने किया था अबाउट दिस सेशन ट्रायल।
राइट। ठीक है, दिस इज ऑफ द समन, बट पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ वारंट का। ठीक है, अगर आपके पास बैरक्स है तो आप ओपन कर लीजिए। देखो वारंट केस कौन सा होता है केस, वो होता है जो 2 साल से ऊपर की सजा दी जाती है। ठीक है, जिसमें अब ऐसा नहीं है कि वारंट केस है तो सिर्फ और सिर्फ वो एफआईआर से होगा, नो, इट कैन बी विद बोथ, इट कैन बी विद एफआईआर, इट कैन बी इन द कंप्लेंट केसेस एज वेल। तभी आप बैरक में देखेंगे ना केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, और बाद में लिखा हुआ है 244 से पहले केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज का मतलब क्या है, कंप्लेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफआईआर का पढ़ते हैं। तो 238 ये बोलता है कि हम 207 का कंप्लायंस देखेंगे एफआईआर के केसेस में, जब पहले इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका अकरेंस रिपोर्ट आती है, एफआईआर की रिपोर्ट होती है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है, जो पुलिस ने आंसर क्वेश्चंस करे हैं 160 में, पुलिस ने जो एग्जामिनेशन करी है, फिर मैजिस्ट्रेट ने जो करी है 164 में, इन सब की जो रिपोर्ट्स बनती हैं, सबसे एंड में क्या 173 में पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट जो फाइल होती है, वो सारी की सारी मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचनी चाहिए। ये कौन सेक्शन बोलता है, 207 बोलता है, 207, ठीक है 207 बोलता है। तो 238 में सबसे पहले मैजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या 207 का कंप्लायंस हुआ है, कि क्या जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की, कि क्या उसके पास सारी की सारी रिपोर्ट्स आई हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशंस आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट 238 से। When in any warrant case instituted on police report, the accused appears, अब accused को ला दिया गया है सामने कटखरे में, या सामने लेके आ गए accused को, or is brought before the magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall first satisfy that 207 has been complied or not. तो first step क्या है, 207। उसके बाद क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं, अब ये सब रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैजिस्ट्रेट अपना क्या करेगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। आफ्टर अप्लाइंग दिस जुडिशियल माइंड, अगर कोर्ट को लगता है कि हमें डिस्चार्ज करना है, तो एट दिस स्टेज ओनली डिस्चार्ज हो जाएगा। सेशन में क्या था, डिस्चार्ज इजीली नहीं था, पहले हमने दोनों पार्टीज को ब्रीफली हियर किया था, मैं आपको दोनों का डिफरेंस ही बता रही हूं। ठीक है, तो यहां पे if upon considering the police report and the documents and making such examination if any of the accused, सिर्फ थोड़ी बहुत accused की एग्जामिनेशन, वहां पे क्या था, हमने प्रोसिक्यूशन से भी सुना, हमने accused से भी सुना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत है, हमने अपॉर्चुनिटी दी है accused को कुछ बोलने की, कि आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो। ठीक है, जनरली हम क्या रिपोर्ट्स पे ही रिलाई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लोअर फॉर्म है, सेशन ट्रायल इज अ एग्रावेटेड फॉर्म, फिर यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज मिल जाएगा अगर कोर्ट को लगता है। दिस इज व्हाट 239 सेज। अब आ जाओ 240, अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर चार्ज ही बनेगा, है ना, तो फिर 240 में चार्ज बनेगा। जब चार्ज बन रहा है, नाउ if upon the considerations examination if any magistrate is of the opinion that there is ground for presuming that accused has committed any offense triable under this chapter, मतलब वारंट वाले चैप्टर में, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा। आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज उसी टाइम वो क्या है पूछेगा, वेदर यू प्ली गिल्टी। तो प्लीइंग गिल्टी का कंसेप्ट सेम है, accused ने बोला कि हाँ मैं गिल्टी प्ली करता हूं, तो नाउ मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो चाहे तो वो दे दे गिल्टी, कन्विक्ट कर दे, चाहे तो वो कन्विक्ट ना करके प्रोसीड करे। तो फिर उसके बाद अगर कन्विक्ट हो जाता है तो 241 में कन्विक्शन ऑन नहीं तो 242 में कन्विक्शन नहीं हुआ तो चार्ज आगे चलेगा ही चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस करेंगे। ठीक,
प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहां डिफरेंस लाई करता है सेशन एंड वारंट ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड वारंट ऑन कंप्लेंट। ऐसा दोनों का अलग अलग क्यों दे रखा है? सिर्फ ऐसा क्यों नहीं बोला गया ऊपर कि वारंट ट्रायल, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे एफआईआर पे हो चाहे कंप्लेंट पे हो, ऐसा क्यों नहीं बोला गया? तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये बोलता है 244 दैट इफ एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड और मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, तो अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक डेट फिक्स कर देगा एग्जामिनेशन की। किन एविडेंसेस की? किन एविडेंसेस की? हाँ, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस की डेट जो है वो फिक्स कर देगा। लेकिन डेट फिक्स करने से पहले सारी जितनी भी कॉपीज थी ना एफआईआर की एटसेट्रा एटसेट्रा सबको सप्लाई हो जानी चाहिए। उसके बाद नाउ द मैजिस्ट्रेट में, देखो मैं आपको उस दिन ये बता रही थी, यहां पर लिखा हुआ है मे, ध्यान करना 242 के क्लॉज 2 में मे लिखा हुआ है और 243 में शैल लिखा हुआ है। दिस इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। ठीक है, और ये डीजीएस में भी आया था एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में। ये बोलते हैं 242 के क्लॉज 2 में कि अगर किसी भी दौरान प्रोसिक्यूशन बोलता है कि आप क्या करो, एविडेंस, मेरे किसी विटनेस को बुला दो, कोर्ट चाहे तो बुलाए, कोर्ट चाहे तो ना बुलाए। जनरली कोर्ट बुलाते हैं क्योंकि कोर्ट का काम क्या है? जस्टिस देना। बट अगर कोर्ट को लगता है नहीं ये तो इरेलीवेंट विटनेस है तो वो मना भी कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ डिफेंस, चाहे वो इरेलीवेंट हो, कोर्ट कभी भी मना नहीं करेगा। शैल लिखा हुआ है, ये बैराट बोल रहा है। ठीक है, आपके सामने बैराट बोल रहा है। पढ़ते हैं, द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इश्यू प्रोसेस, प्रोसेस क्या? सम्मन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड। अब जैसे कोई भी विटनेस आता है तो उसको पैसा दिया जाता है ना आने का, क्योंकि वो अपने खर्चे पे आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डाइट मनी, डाइट मनी बोलते हैं, खर्चा पानी आने का। ठीक है, फिर ऑन द डेट सो फिक्स्ड द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड, अब वो एविडेंसेस लेगा और चाहे तो उसी टाइम पर ही क्रॉस कर सकता है, चाहे वो डेफर करके बाद में कर ले, जब डिफेंस एविडेंस होगा तब कर ले। 242 इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब हम आते हैं डिफेंस एविडेंस पे। तो डिफेंस एविडेंस क्या बोलता है? दैट सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होगा। इससे पहले भी क्या होगा? देखो इसमें भी नहीं बता रखा 311 की स्टेज, 313 की स्टेज, 313 की स्टेज कहीं पर नहीं बता रखी है, जबकि इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो यहां पर भी चाहे ना बताया हो, हम अपने आप ही 313 की स्टेज को मान लेंगे। उसके बाद ये बोलता है 315, एक बार 315 पढ़ते हैं। एक्यूज्ड पर्सन टू बी द कॉम्पिटेंट विटनेस, जो एक्यूज्ड है वो खुद विटनेस है और कॉम्पिटेंट विटनेस है, और वो चाहे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर एक्यूज्ड अपने आप को विटनेस मान रहा है ना, तो सबसे पहले हम उसी का ही विटनेस लेते हैं, एविडेंस लेते हैं। इफ एन एक्यूज्ड वांट्स टू गिव हिज एविडेंस वॉलंटरली, आर्टिकल 20 बोलता है कि आप एक्यूज्ड को कभी भी कंपेल नहीं करोगे टू गिव द एविडेंस, कभी भी। तो वो वॉलंटरी अगर देना चाहता है ना तो वो दे सकता है, एंड ही इज द कॉम्पिटेंट विटनेस, और आप सबसे पहले उसका एविडेंस भी ले सकते हो। दैट इज व्हाट 315 सेज। ठीक है, हाँ 315 आप नोट कर लो, 315। ठीक है, एनी पर्सन accused of an offense before the criminal trial court shall be the competent witness for the defense and may give the evidence on oath। जब accused को चेंबर में बुलाया गया था 303 में, 313 में, तब क्या ओथ में था? नहीं। बट यहां पर जब ओपन कोर्ट में है तो ओथ में है, तो ये क्या है आपका? वैलिड एविडेंस। ठीक है, वैलिड एविडेंस है। कंटिन्यू करते हैं इसके बाद 343 में। So if the accused, after he had entered upon his defense, if he applies for the issue of the process, जब भी एविडेंस के लिए, इशू ऑफ प्रोसेस के लिए प्रोसिक्यूशन नहीं डिफेंस एविडेंस बोलता है तो आपको बुलाना ही बुलाना है उस पर्सन को। दैट इज व्हाट 243 क्लॉज 2 सेज, यही बोलता है। फिर सेम उसका क्या हो जाएगा उसके बाद? पहले क्रॉस फिर चीफ, पहले चीफ फिर क्रॉस फिर रे। आफ्टर दैट हम चलते हैं 244। अब ये हमारा जो ट्रायल था, ये ट्रायल था
वारंट इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं वारंट ट्रायल्स इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस, नॉट ऑन द पुलिस रिपोर्ट बट ऑन द कंप्लेंट्स। ठीक है, 244 स्टार्ट करता है। सी क्या होता है ना, कंप्लेंट केसेस में, जैसे कि मैंने आपको ओजन कंप्लेंट का बताया था, इन द कंप्लेंट केसेस पहले ही कुछ इंक्वायरी हो चुकी होती है, तभी तो बताया था, याद है कंप्लेंट का, तो वो आज यहाँ पे इधर काम आएगा। सबसे पहले जब कंप्लेंट फाइल होती है तो क्या होता है, कोर्ट क्या है, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अंडर 190 सेक्शन 190 में, ठीक है, 190A में वो लेगा कॉग्निजेंस, मतलब कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। उसके बाद 200 में जब कंप्लेंट पहुंचती है जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो क्या करता है, सबसे पहले कंप्लेनेंट के एविडेंस लेता है, बाकी कंप्लेनेंट जो जो विटनेसेस को बताता है कि ये इनके विटनेसेस हैं, उनका भी एविडेंसेस लिया जाता है, दैट टू ऑन द ओथ इन राइटिंग एंड दैट इज साइंड। वो होने के बाद आगे 200 में जब ये हुआ, 200 में जब हुआ, फिर 202 में तुरंत ही इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं हो जाएगा। अगर तो जो अक्यूज्ड वहीं पे रह रहा है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अक्यूज्ड वहां पे नहीं रह रहा है, आउटसाइड जुरिसडिक्शन है, तो पहले क्या होगा, या तो इन्वेस्टिगेशन होगी या क्या होगी, इंक्वायरी होगी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ही करेगा। जनरली इंक्वायरी ही होती है, जनरली इंक्वायरी ही होती है, ठीक है। तो इन द कंप्लेंट केसेस मैजिस्ट्रेट के सामने एक लिमिटेड इंक्वायरी हो चुकी होती है। 200 में भी एविडेंसेस हो गए सारे कंप्लेनेंट के सारे, उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने भी कर लिया, तो ऑलरेडी, हाँ जी, मैजिस्ट्रेट ही बोलता है, मैजिस्ट्रेट ने बोला है ना करने के लिए, किसने बोला है, मैजिस्ट्रेट ने तो बोला है। नहीं, आप कह रहे हो ना पहले हो चुकी होती है, हाँ मैजिस्ट्रेट ही बोलता है, बट कब हुई होती है, वारंट ट्रायल शुरू होने से पहले, वारंट ट्रायल शुरू होने से पहले सेशन में कोई इंक्वायरी नहीं हुई होती है, ना ही वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, उसमें भी कोई इंक्वायरी नहीं थी। बट यहाँ पे जब ट्रायल शुरू, ट्रायल कब शुरू हुआ है, चार्ज फ्रेमिंग से पहले, उससे पहले ही बड़ी सारी इंक्वायरी हो रखी है। कैसी इंक्वायरी हो रखी है, 200 के अंडर जो भी कंप्लेनेंट है उसके एविडेंसेस सारे ले लिए, उसने जो जो बताया कि मेरे विटनेस ये है, मेरे एविडेंस ये है, उनके भी सारे ले लिए, राइटिंग में भी है, साइन में भी है, फिर 202 में भी इंक्वायरी भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, इतना सारा मटेरियल पहले से ही अवेलेबल है। फिर उसके बाद जाके क्या है, कोर्ट अपना प्राइमा फेसाई माइंड अप्लाई करता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाना है कि नहीं। कोर्ट को लगता है हाँ लेके जाना है, नहीं लेके जाना तो 204 में क्या होता है, डिसचार्ज। अगर नहीं लेके जाना है तो 204 में नहीं, 203 में डिस्चार्ज, और अगर आगे लेके जाना है तो 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस। जब इश्यू ऑफ प्रोसेस किया मतलब सम्मन भेजा एक्यूज्ड को या वारंट भेजा एक्यूज्ड को, उसके बाद आपके क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट ने अब इश्यू ऑफ प्रोसेस भेजा, अब एक्यूज्ड आ रहा है, अब एक्यूज्ड आ रहा है। अब जब एक्यूज्ड आया है, इस ड्यूरेशन तक प्रोसिक्यूशन का अब हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों, 200 में भी 202 में भी हमने इतना कुछ सुन लिया है, क्या अब रिक्वायर्ड है, नो। तो यहां पे सीधा अगर आप देखोगे एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, सीधा आप देखोगे 244 में ये बोल रहे हैं, वेयर इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज एंड ऑन द पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट, द मैजिस्ट्रेट शैल हियर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को सुना जो भी उसने बोलना है, और उसके बाद उसने क्या किया, इश्यू ऑफ प्रोसेस किया एक्यूज्ड को, जो मैंने आपको बताया, तुरंत उसके बाद ही कैन डिस्चार्ज इजिली। और उसको डिस्चार्ज करने के बाद जब हमने वारंट ट्रायल किया था ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, डिस्चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस किया कि नहीं किया, फिर हमने क्या किया, डिफेंस एविडेंस किया। इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज ही नहीं आ रही है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की, ठीक है, मतलब सब कुछ क्लब एक साथ कर दिया सबको, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, प्रोसीजर वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, फिर डिस्चार्ज कर दिया उसको, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल हमारे पास बहुत सारा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड इंक्वायरी होती है, वाई, क्योंकि हम पहले ही बहुत इंक्वायरी कर चुके हैं कंप्लेंट केसेस में।
नहीं, आप लोगे, क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। एक बार आप ना 200 वो खोलो, अच्छा आपके पास बैराक नहीं है ना, आप एक बार 200 खोलो सेक्शन। अगर आप पढ़ोगे ना यहाँ पे मैजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस, यहाँ देख लो, ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट एग्जामिन हो चुका है पहले ही, एंड द विटनेस इज प्रेजेंट, सिर्फ विटनेस जो प्रेजेंट है, तो अब उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उसने पहले भी मैजिस्ट्रेट के सामने ही एविडेंस दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ उन एविडेंसेस का होगा जो बच गए हैं। जो हो चुकी है उनकी करने की जरूरत तो नहीं है ना, जो बच गए सिर्फ वो। लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑफ वारंट केसेस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ द एफआईआर में क्या था, सबकी ली जाती थी। चाहे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस हो चुका है, बट पुलिस के सामने जो इन्वेस्टिगेशन होता है हम उसको नहीं मानते हैं एविडेंस, उसको सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं मानते हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका विटनेस लिया गया है, एग्जामिनेशन हुआ गया है, वो ट्रायल में फिर से होगा। जब ट्रायल में फिर से होगा तो हम मानते हैं कि ये एविडेंस ने उसको क्या किया, कोरोबरेट किया, सपोर्ट किया या कॉन्ट्रडिक्ट किया, एंड देन इट विल फॉर्म अ सब्सटैंटिव एविडेंस। अब समझ में है दोनों का अंतर? सम्मन ट्रायल से रिलेटेड नहीं होते, नहीं, दोनों का नेचर क्यों, कैसे होगा सम्मन से रिलेटेड? सम्मन में 2 साल के नीचे के ऑफेंसेस होते हैं, वारंट में 2 साल के ऊपर के होते हैं। पी की स्टेज है इसमें, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन सिर्फ उन एविडेंसेस की है जो पहले हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो नेचर सेम नहीं है, नेचर सेम नहीं है, बट हाँ आप ये बोल सकते हो जो वारंट केस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट है वो थोड़े से एग्रावेटेड होते हैं, एंड वारंट केस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट है वो थोड़े से लीनियंट होते ही हैं। हाँ वो तो है, देखो अगर रेप केस है तो रेप केस में जनरली क्या होता है, एफआईआर होता है ना। हाँ हाँ हाँ, ट्रायल आप कंपेयर कर सकते हो ऐसे, थोड़ा सा कर सकते हो, हाँ इस वे में, सिर्फ इतने पोर्शन में कर सकते हो, वैसे नहीं। हाँ आगे पढ़ेंगे वो तो, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, फिर 246 में आपका क्या हो जाता है, वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो प्रोसिक्यूशन के बचे हुए एविडेंसेस एंड फिर डिफेंस के सारे होंगे, क्योंकि डिफेंस तो पहले हुए ही नहीं थे, और प्रोसिक्यूशन के सिर्फ और सिर्फ बचे हुए। देन आफ्टर दैट दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। फिर आपका क्या हो गया, एक्विटल हो गया, और आपका कन्विक्शन सेम प्रोसेस जो हमने सेशन में किया, यहाँ पे उसका कोई अंतर नहीं है। एक चीज इसमें जो अलग है वो है सेक्शन 249, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेंट केसेस में क्या हो रहा है, कंप्लेंट तो उसने दर्ज कर दी, वारंट ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट बोल रही हूँ, कंप्लेंट दर्ज कर दी और वो नहीं आ रहा है हियरिंग्स पे, तो क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट? हाँ वो नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, मतलब डिस्चार्ज करेंगे या एक्विट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इन केसेस में डिस्चार्ज करेंगे और सम्मन केस में हम एक्विट करते हैं। ठीक है, सम्मन में हम एक्विट करते हैं, इन द कंप्लेंट केसेस ऑफ वारंट ट्रायल हम क्या करते हैं, वी डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, दैट इज कंटेन इन सेक्शन 249। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सम्मन ट्रायल पर। कभी भी अगर वो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के 3-4 बारी में आया, देखो डिस्चार्ज का तो क्राइटेरिया तब तक रहेगा ना जो चार्ज से पहले तक, चार्ज फ्रेम तक, तब स्टार्टिंग में नहीं आया। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया है एंड उसके बाद वो नहीं आ रहा है, हमारे पास तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हैं ही, तो कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। हाँ स्टार्टिंग स्टेज में, स्टार्टिंग। ठीक है जी, रिकॉर्ड तो होता है, रिकॉर्ड तो होता है, वो बहुत लंबे चलते हैं तो ट्रायल्स। ठीक है, अब हम करते हैं सम्मन ट्रायल। सम्मन केस क्या होता है, दिस सम्मन केस स्टार्टिंग में बताया मैंने, लेक्चर ही वहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन नहीं है। वेरी गुड, है ना संदीप? हाँ, और वारंट और सेशन
आज तो फंस गए। सेशन जो वारंट का एग्रेवेटेड फॉर्म होता है, और समरी देखो ऐसा नहीं है, आपको ना पीछे शेड्यूल है आपके पास। हाँ बट इनको तो एग्जाम में लिखना है ना, ही इज इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देखो क्या होता है, कौन सा ट्रायल किसका है, आप ये देखो जब आप पीछे बेरैक में जाओगे देयर इज शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल है इसका। फर्स्ट कॉलम जो है वो सेक्शन बताता है, सेकंड कॉलम बताता है ऑफेंस कौन सा है, जैसे कि ये ऑफेंस है आपका ऑब्सीन बुक्स, ऑब्सैनिटी, जो हमारे पास आईपीसी में 292 में है। फिर बताता है उसकी पनिशमेंट कितनी है, फिर बताता है वो कॉग्निजेबल होगा कि नहीं होगा, फिर बताता है बेलेबल होगा कि नहीं होगा, फिर बताएगा कौन सा कोर्ट लेगा। तो ये कौन बता रहा है हमें कि किसके पास जाएगा, सीआरपीसी, सीआरपीसी ही बता रहा है कि कौन सा कोर्ट लेगा। हम्म अपने माइंड में रखने के लिए हमेशा ये याद रखो कि 2 साल से कम वाले सम्मन में, 2 साल से ऊपर वाले, अब तो बोलो, 2 साल से कम वाले, 2 साल से ऊपर वाले वारंट। और वारंट में भी बहुत डेंजरस है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, तो किसमें, सेशन में। वारंट 2 साल से ऊपर, और उसमें भी जो बहुत डेंजरस है वो कहाँ पे, सेशन। और जो सम्मन है वो 2 साल से कम वाले, जैसे कि थेफ्ट हुआ, बट पेटी ऑफेंस है, बहुत छोटा सा ऑफेंस है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, समरी ट्रायल कर देते हैं, मतलब फटाफट निपटा देते हैं। कोई चीज बहुत छोटी है उस पर टाइम क्यों देना, फटाफट निपटाओ, खत्म करो, ठीक है। क्योंकि उसमें समरी में क्या होता है, जनरली आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती, आपसे पैसा फाइन लिया जाता है, तो उसमें क्या कंपनसेशन लिया जाता है, फाइन लिया जाता है, तो उसमें क्या है, एक्यूज भी फटाफट अपनी गलती मान लेता है, हाँ मैंने किया है, तो मतलब पनिशमेंट तो मिलनी नहीं है, पैसे की बात है, दो खत्म करो, 12 कोर्ट कौन आए, है ना, ठीक है। सम्मन केस कितने साल के, 2 से कम, वारंट, सेशन हाई लेवल, ये अच्छा है हाई लेवल, और सभी लो लेवल। चलो समरी 2 साल से ऊपर नहीं, समरी नहीं है वो, सेशन है वो। अब हम करते हैं ट्रायल ऑफ अ सम्मन केस बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। When in a summon case the accused appears or is brought before the magistrate, accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense of which he is accused shall be stated, and he shall be asked whether he pleads guilty or not, and it shall not be necessary to frame the charge. इस केस में क्या होता है, समरी केस में, सम्मन में क्या होता है, सम्मन मतलब 2 साल से कम वाले, जैसे कि थेफ्ट हो गया, और कौन सा हो गया आपका, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ये सारे। इसमें क्या है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट एक्यूज्ड को बोलेगा कि देखो आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, प्रॉपर वे में चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, यू आर बीइंग चार्ज फॉर दिस। बाकी सब में क्या है, प्रॉपर वे में चार्ज बनाते हो, इसमें आपको प्रॉपर वे में बनाने की जरूरत नहीं है। जनरली आप एक लाइन में बोल दो दैट यू आर चार्ज फॉर दिस whose punishment is less than 2 years, ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्लीड गिल्टी और नॉट, फॉर्मली करने की जरूरत नहीं है, अब वो बोलेगा आई वांट टू प्लीड गिल्टी, पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर प्ली गिल्टी नहीं करता है, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड टू द एक्यूज्ड इन कोर्ट, कोर्ट को आपने बताया, कोर्ट ने आपको बताया कि देखो ये आपके ऊपर लगा है चार्ज, ठीक है, हमने फॉर्मल वे में नहीं किया, नॉर्मल बता दिया। फिर अगर एक्यूज जो है वो प्ली कर लेता है गिल्टी, तो यहाँ पे कन्विक्शन दे देते हैं, क्योंकि पैसे की बात है, दे देते हैं कन्विक्शन, ज़्यादा सोचते नहीं है कोर्ट। फिर बट अगर एक्यूज कन्विक्टेड नहीं है, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा पहले, है ना, वही सब चलेगा। बट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को हमने बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे लगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस का लो, जहां पे लगे डिफेंस एविडेंस लो। वारंट में क्या था, डिफेंस मैंडेटरी, यहाँ पे डिफेंस का भी मैंडेटरी नहीं है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, वही 311 की स्टेज यहाँ पे भी आएगा, एक्यूज्ड गिल्टी मान सकता है। इफ एक्यूज्ड इज हर्ड, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करो, फिर आप डिफेंस एविडेंस करो। पहले हमने क्या किया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर हमने क्या किया 311, उसके बाद हमने क्या किया, डिफेंस एविडेंस, फिर आपने ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और एक्यूटल, ठीक है। उसके बाद accused is convicted if he pleads guilty in absence। अब देखो मैं आपको वही बता रही थी
कि अगर क्या है, कंप्लेनेंट जिसने सम्मन केस में जिसने कंप्लेंट करी है, या तो उसकी डेथ हो जाए या वो नॉन अपीयरेंस आए नहीं, तो उन केसेस में क्या होगा? हाँ, उसकी डेथ हो जाए या वो आ ही ना रहा हो, नॉन अपीयरेंस, तो क्या होगा? हाँ, समन में क्या होगा? एक्विटल। चलो, और एक चीज होती है विड्रॉ की। हाँ यार, ठीक बोल रहे। एक होता है विड्रॉ, कि आप सम्मन केस को विड्रॉ कर सकते हो कभी। देखो, हम जनरली क्रिमिनल में विड्रॉ नहीं करते हैं एक बार, क्योंकि हम मानते हैं कि द ऑफेंस इज अगेंस्ट द सोसाइटी ऑल्सो। बट क्योंकि सम्मन केस जो है इट इज वन ऑफ द एग्रावेटेड फॉर्म, तो यहाँ पे विड्रॉ हम कर सकते हैं। तो विड्रॉइंग ऑफ द कंप्लेंट, विड्रॉ कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ जिसने फाइल किया है वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और वो किस स्टेज तक कर सकता है? डिस्चार्ज के, चार्ज फ्रेम करने से पहले पहले। अगर चार्ज फ्रेम हो गया फिर डिस्चार्ज फिर नहीं करेगा, फिर नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। बट यहाँ पे आपको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायर, अपने आप से नहीं कर सकते हो आप, अपने आप से नहीं कर सकते हो, आपको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर पावर टू स्टॉप द कोर्ट चाहे तो कभी भी सम्मन केसेस में रोक सकता है बीच में प्रोसीडिंग्स। रोकने के बाद अगर चार्ज फ्रेम हुए हैं तो एक्विट, चार्ज नहीं फ्रेम हुए तो डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज। ठीक है, तो हमने सम्मन केस की डेफिनेशन करी कि वो क्या है, जो 2 साल से नीचे वाले। फिर 2W में है डेफिनेशन, जो वारंट केस नहीं है, पनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 2 years, इसका ट्रायल कहाँ पे है? 251 से 259। क्लियर? आगे चलते हैं। 251 क्या बोलता है? दैट व्हेन इन अ सम्मन केस द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस of which he is accused shall be stated to him, and it shall not be asked, and it shall be asked whether he pleads guilty or not, but it shall not be necessary to frame a formal charge। यही बताया मैंने आपको, है ना? नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम फॉर्मल चार्ज कर देंगे ना तो हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। इसका ऑब्जेक्ट यही है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू फ्रेम द फॉर्मल चार्ज, क्योंकि हम इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं चल सकते हैं। आगे द मैजिस्ट्रेट को लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि गिल्टी प्ली हो रही है स्टार्टिंग में कि नहीं हो रही है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड में होना चाहिए। क्लियर? 252, if the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in those words only. बट ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं। बट जनरली यहाँ पे क्या होता है, इन केसेस में गिल्टी प्ली करके छोड़ दिया जाता है। एक बंदे और बार-बार वही चार्ज लग रहे हैं, तो फिर थोड़ी करेंगे, फिर नहीं करेंगे। क्यों? ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया तो फिर वो नहीं, फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद if the accused pleads guilty, it is imperative for the magistrate to record the plea in the exact words. Same. Next, petty offenses. मैंने आपको बताया सम्मन केस जनरली क्या होता है, पेटी ऑफेंसेस में लगता है। तो पेटी ऑफेंसेस में क्या है कि अगर पेटी ऑफेंस हुआ है तो एक्यूज क्या है, वो मांग लेगा कि हाँ मैंने गिल्टी कर ली है, तो कुछ फाइन होगा। वो आके चाहे पर्सनली दे दे वो फाइन, चाहे वो किसी अपने मैसेंजर के थ्रू भिजवा दे, चाहे वो किसी पोस्ट कार्ड से, लेटर से भिजवा दे, कैसे भी भिजवा दे, चाहे अपने एडवोकेट के थ्रू भिजवा दे, यही लिखा है। ठीक है, अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द एक्यूज्ड वो तक फाइन में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, this section contains an enabling provision which is introduced in the code with a view to dispose of the petty offenses। अब ये सेक्शन इसलिए लाया गया था क्योंकि सम्मन केस से ही अगर हम कोर्ट को ओवरबर्डन कर देंगे तो हम सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल को कब ध्यान देंगे, कब ध्यान देंगे। इसलिए इस प्रोविजन से अगर पेटी है उनको फटाफट फटाफट निपटाओ, फॉर्मल चार्ज भी फ्रेम मत करो, फटाफट फटाफट निपटाओ, और ज्यादा ध्यान किस पे दिखाओ, अपना सेशन पे और वारंट पे, जो कि अगेंस्ट सोसाइटी है आपके, इसलिए लाया गया था। दिस सेक्शन अलाउज द प्लीडर आल्सो
कि प्लीडर सिर्फ अपियर करे, एक्यूज को आने की जरूरत ही नहीं है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। वारंट में एंड सेशन में एक्यूज हैज टू अपियर, लेकिन यहाँ पे चाहे वो ना आए, ठीक है। तो द पावर conferred in this section should be used by the magistrate with a great caution, क्योंकि आप ऐसे ही छोड़ रहे हो। अगर उसने कुछ बड़ा ऑफेंस किया है ना, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर उसने रॉबरी करी है आप नहीं छोड़ सकते, बट उसने अगर थेफ्ट किया है ऑफ द स्मॉलर नेचर तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो कन्विक्ट नहीं हुआ है तो उसने प्ली ऑफ गिल्टी मानी और वो कन्विक्ट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा, तो हम एविडेंस लेंगे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो जाने के बाद हम इश्यू सम्मन करेंगे जितने भी वो चाहता है, बट इट इज मे, अगर कोर्ट को लगता है तभी, वरना जरूरी नहीं है। आफ्टर दैट हम 311 करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफेंस एविडेंस करेंगे। If the accused does not plead guilty under section 252, the magistrate shall hear the complaint and his witness and he cannot acquit without examination. अगर प्ली गिल्टी मानी है तभी विदाउट एग्जामिनेशन वो एक्यूट कर सकता है। अगर वो गिल्टी नहीं मान रहा है तो आपको प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने की भी जरूरत है और डिफेंस एविडेंस लेने की भी जरूरत है, ऐसे तो नहीं छोड़ दोगे आप। उसके बाद दिस इज द सेम थिंग कि आपने 311 के बाद डिफेंस एविडेंस हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे कि 325 में मतलब ऊपर भेजने की जरूरत है केस को, सम्मन केस को ऊपर भेजने की जरूरत है कि नहीं, नहीं, वो कोर्ट देखेगा, ठीक है। या फिर 360 में प्रोबेशन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये कोर्ट देखेगा। अगर नहीं है तो फिर तो एक्विट कर देगा, अगर है तो वो आगे सबमिट भी कर सकता है 325 में, या प्रोबेशन पे एविडेंस प्रोबेशन पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। Then order of acquittal can be passed by the magistrate only after hearing the witnesses. After that, कि मैंने बताया नॉन अपेयरेंस नहीं आया तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इस केस में, डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद 256 ये बोल सेम 256 वही है। 257 विड्रॉल, आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप विड्रॉ भी बताया था भी आपको, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपने विड्रॉ किया है तो अगर चार्ज फ्रेम था तो एक्विटल होगा, चार्ज फ्रेम नहीं था तो डिस्चार्ज, ठीक। 257 सेम थिंग। 258 में पावर टू स्टॉप, सेम, स्टॉप किया है चार्ज फ्रेमिंग से पहले तो डिस्चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग के बाद तो एक्विटल। आफ्टर दैट 258 only applies to the summon case. 258 पावर टू स्टॉप, स्टॉप सिर्फ आप सम्मन केस में करोगे, वारंट केस में नहीं करोगे। 259 है कि अगर आप चाहो कभी भी तो सम्मन केस को अगर आपको लग रहा है कि ये अग्रवेटेड फॉर्म का है, आप इसको वारंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वारंट को आप कभी भी सम्मन में कन्वर्ट नहीं करोगे। सम्मन को आप वारंट में कर सकते हो, वारंट को आप सम्मन में नहीं करोगे, ठीक है। अब हम समरी ट्रायल पढ़ते हैं। सी समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है, सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इफ ही इज एम्पावर्ड, अगर उसको पावर दी गई है, राइट। दिस इज व्हाट 260 सेज। 260 में ना आपको कुछ ऑफेंसेस भी बताए हुए हैं कि किस किस में आप कर सकते हो, इन व्हाट ऑफेंसेस यू कैन डू समरी ट्रायल। वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जनरली जिसमें पनिशमेंट इज लेस देन 2 years, ठीक है, 2 years। आपको इसमें ना थेफ्ट के मिलेंगे कुछ, देन आपको चीटिंग के मिलेंगे कुछ, 2000 की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे आपको ऐसे केसेस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो उसमें कभी भी नहीं होगा, डेथ सेंटेंस हो उसमें कभी भी समरी नहीं होगा, जिसमें 2 साल से नीचे की ही पनिशमेंट होगी सिर्फ उनमें ही होगा, एंड दैट टू द ऑफेंसेस जो आपको यहाँ पे
लिस्ट में 260 में दे रखे, राइट, क्योंकि ये हमारा सम्मन केस का लीनियंट वर्जन है, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट ऑफ केसेस दे रखे। फिर ये बोलते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, जब हम 411 से 415 पढ़ते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी का अमाउंट 2000 से कम का है आप उसमें भी समरी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 454, 456, फिर आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अगर आपने प्रॉपर्टी से थ्रेट किया है, उसका वैल्यू 2000 से कम है, तब भी आप कर सकते हो। एंड एक आपका पर्टिकुलर ऑफेंस है, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो एक पर्टिकुलर है, इसको इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यही सिर्फ ऑफेंसेस है समरी ट्रायल में जिनमें आप समरीली कर सकते हो ट्रायल को, राइट। कौन कौन कर सकता है? सीजीएम कैन डू, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कैन डू, एंड आफ्टर दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ओनली इफ ही इज स्पेशली एम्पावर्ड, उनको पावर दी गई है। क्लियर? नहीं, JM2 कैन डू अंडर 261, ठीक है। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट JM2 कैन ओनली डू जहां पे पनिशमेंट जो है 6 महीने से ऊपर नहीं है, ठीक है। 2 साल तक के 2 साल तक के लिए JM1, वो भी स्पेशली एम्पावर्ड। फिर JM2 के लिए JM2 कैन ओनली डू जहां पे पनिशमेंट 6 महीना से ऊपर नहीं है। ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें 6 महीने से ऊपर पनिशमेंट नहीं है? बता सकते हो आप लोग आईपीसी में? बताओ। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट 1 महीना, फिर आप ड्रंकन, तो भी ड्रंकन वाला जो आपका 510 एफ्रे में आपका 6 मंथ्स है आई थिंक। नहीं, एफ्रे में ठीक है 1 मंथ, राइट्स में है 6 मंथ्स, ठीक है। मिसचीफ, न्यूसेंस, ठीक है। तो ठीक है। तो इन सब केसेस में जहां जहां 292 2 मंथ्स है उसमें। तो जहां जहां पे 6 महीना से कम आपकी पनिशमेंट है, तो वहां पे सीजीएम के पास जो नॉट सीजीएम, जो JM2 एम्पावर्ड होगा, दैट कैन डू समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल में कर कौन सकता है ये तो हमने देख लिया, बट समरी ट्रायल में मैजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? मैक्सिमम, दैट इज 3 मंथ्स। रिकॉर्ड बनाने की भी जरूरत है साथ में। यहां पे भी जजमेंट पूरा ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि जजमेंट में कमी आएगी, रीजन आएगा, ठीक है। साथ में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा आपका, और आपको रीजनिंग साथ में बताई, डिटर्मिनेशन इशू वाइज, ठीक है। इशू वाइज ना भी करें, बट रीजंस बताना बहुत जरूरी है और डिसीजन बताना बहुत जरूरी है। बट हम जब सेशन और वारंट ट्रायल में जाते हैं तो हम इशू वाइज करते हैं, प्रॉपर इशू बनाएंगे, डिसीजन देंगे, रीजनिंग देंगे, हेल्ड हुआ कंक्लूजन। यहाँ पे आप इशू वाइज ना करके क्या करते हैं, समरी वे में रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड का भी फॉर्मेट बता रखा है यहाँ पे कि कैसे कैसे करना है, उस तरह से। फिर जजमेंट दिया और उसके बाद लैंग्वेज रिकॉर्ड कर ली कि किस लैंग्वेज में किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट योर समरी ट्रायल, ठीक है। थोड़ा सा आप ये यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम बेल की बात करते हैं, व्हाट इज बेल? नो, आप मांगते हो बेल, यू गो एंड यू आस्क कोर्ट गार्ड्स, ठीक है। तो अगर आप ये देखो, बेल एज सच का डिफाइन नहीं है, तो 41st लॉ कमीशन के द्वारा देखिए बेल जो है 41st लॉ कमीशन में बताया गया था, राइट। अगर हम देखें बेल को ना कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, हम बोलते हैं जेल इज नॉट द रूल बट रूल इज द बेल। केस डिसमिस्ड, एक्विटल, उसी को तो एक्विटल बोलते हैं, डिसमिस्ड हो गया ना केस। बेल आप लेते हो टेम्परेरी वे में, हाँ। अब बेल लेने में तो कभी भी देखो, एक पर्सन पकड़ा गया, संजय दत्त पकड़ा गया, ठीक है। देन उनको जब अरेस्ट कर लिया गया, उनको क्या चाहिए? बेल। फिर मुझे थोड़ा टाइम बाहर रखो, फिर जब तक कोर्ट
ग्रांट करेगा 15 डेज 20 डेज 1 मंथ 2 मंथ वो बाहर रहेगा। बेल टेम्पररी रिलीज है, फिर कभी भी उनको पकड़ लेंगे, कभी भी उनको जेल में डाल देंगे, दैट इज द बेल, राइट। तो बेल इज अ टेम्पररी रिलीज, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हम करते हैं कि देखो आपके पास ना एक आपके पास 436 है। 436 के जो ऑफेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, दिख रहा है, बेलेबल। बेलेबल का मतलब क्या हुआ, यू गेट द बेल एज योर राइट। आप कहोगे बेलेबल ऑफेंस है, बेल दो, कोर्ट को देनी पड़ेगी, बेल दो, और आपको बेल मिलेगा। सिर्फ एक ग्राउंड पे बेल नहीं मिल सकता, नहीं, टेररिस्ट तो बेलेबल है ही नहीं, टेररिस्ट तो बेलेबल तो बेलेबल नहीं हुआ ना, वो पैरोल पे हुआ था। वो रुक जाओ आगे नहीं भागना, नॉन बेलेबल बताऊंगी। एक ग्राउंड में जब आप सिक्योरिटी, इफ यू आर रिपीट ऑफेंडर, तब आपका ऑफेंस ऑटोमेटिकली नॉन बेलेबल में टर्न हो जाता है, ठीक है। वो आपका आ जाएगा 109 110 में। सिक्योरिटी नहीं दी, हमेशा जब भी आप बेल मांगोगे, बेलमेंट का कंसेप्ट सुना है आपने, बेलमेंट का कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि आप किसी का गुड ले रहे हो कुछ पर्पस फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो होता है, वही यही चीज है। आप कोर्ट से बेल ले रहे हो कि मुझे आप बेल दे दो कुछ टाइम के लिए, जब मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं बेल ले रहा हूँ क्या करने के लिए, मैं बेल ले रहा हूँ मुझे किसी की शादी अटेंड करनी है, मुझे कोई बीमार है, या मुझे रेस्ट चाहिए, बहुत टाइम से हूँ, पर्पस होगा। जब वो पर्पस कंप्लीट, वापस में जेल। बट साथ में आपको कुछ श्योरिटी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कहीं आप भाग जाओ तो। लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हो तो बेल नहीं मिलेगी। फिर दूसरा होता है नॉन ये कहाँ कंटेंड है, 437। नॉन बेलेबल का मतलब है ऐसे ऑफेंसेस जहां पे आप बेल राइट की तरह नहीं मांग सकते, आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि देखो मेरी एज बहुत ज्यादा हो रखी है, ठीक है, तब। या आप बोलो देखो मेरी नेचर, जैसे सलमान खान बोलेगा देखो मैं नेचर बहुत अच्छी है, मैं बीइंग ह्यूमन चलाता हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, आप मुझे बेल दे दो। देखो मैंने पिछले अभी कोई भी ऑफेंस कमिट आज तक नहीं किया, ये पहली बार हो गया गलती से, आप बेल दे दो। आपको ग्राउंड दिखाना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर, दैट इज योर नॉन बेलेबल। एक अब आपका आता है एंटिसिपेटरी बेल, ये कहां पे है, 38। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन एंटिसिपेट कर रहा हो कि मैं तो इसमें अरेस्ट हो, अब वो अरेस्ट भी नहीं हुआ, पहले ही वो एंटिसिपेट कर ले कि मैं इसमें अरेस्ट हो सकता हूं, तो इन दैट केस ही कैन गो टू द कोर्ट और बोले मुझे बेल दे दे। अब बेलेबल ऑफेंस जो है आपका, कोई भी कोर्ट दे सकती है आपको बेल, और पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देगी। और एंटिसिपेटरी में हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट ओनली। सिक्योरिटी में कुछ भी आप किसी की, फॉर एग्जांपल आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप सिक्योरिटी में आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं भाग गया तो सब मेरी जिम्मेदारी मैं लूंगी, ठीक है। आप कुछ अमाउंट भी जमा करा सकते हो, 50,000, वो कोर्ट बोलेगा। वो अगर आप मुझे एज पर्सन बता रहे हो तो वो मैं श्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी में जब आप पैसा दोगे, ठीक है। तो एंटिसिपेटरी आपका आ गया 438 में, एंटिसिपेटरी आ गया। और वो एंटिसिपेटरी कौन कर सकता है, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। एक और स्पेशल है 439, इट इज अ स्पेशल, जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में बेल मिलनी चाहिए बेल, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप दे देंगे। इट इज अ स्पेशल प्रोविजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट जो है बेल नहीं दे रहा है, ठीक है, आप हाई कोर्ट में गए, आपने बोला कि देखो
मैं इतने टाइम से हूँ और मैंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है और मैं ये बोलता हूँ कि मैं कुछ भी ऑफेंस नहीं करूंगा, बट लोअर कोर्ट नहीं दे रही थी, आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दे दिया आपको बेल। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया, राइट। 436 आपका बेलेबल, 437 नॉन बेलेबल, 438 एंटिसिपेटरी, 438 एंटिसिपेटरी एंड एक मैंने आपको स्पेशल बताया भी। अब यूपी में क्या था, एंटिसिपेटरी बेल था यूपी में भी, लेकिन फिर क्या होता है जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के दौरान क्योंकि बहुत सारी गोलियां चली ये सब होता था, ठीक है, बहुत लोग एंटिसिपेट करने लग पड़े कि मुझे तो अरेस्ट कर लेंगे, मुझे तो अरेस्ट कर लेंगे, हर कोई जाता था कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल दे दो। तो कोर्ट क्या, कोर्ट मतलब और काम तो कर नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ एंटिसिपेटरी काम में फंस गया। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि आज से यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन खत्म। तो यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं रहा, बट क्या आया, सिंगल डे कंसेप्ट, सिंगल डे बेल, मतलब कोई अरेस्ट हुआ, सब एंटिसिपेटरी बेल में तो जो नहीं भी अरेस्ट हो रहा था वो भी जा रहा था, जो अरेस्ट हुआ वो कोर्ट जाता था मुझे बेल दे दो, उसी दिन आपको बेल मिल जाती थी, सिंगल डे बेल। अब 2019 में उसको भी अरेस्ट होने के बाद अब 2019 में उसको भी खत्म कर दिया गया है ना, वापस से एंटिसिपेटरी बेल को ला दिया गया है। अब एट प्रेजेंट दोनों चल रहे हैं, सिंगल बेल भी, एंटिसिपेटरी। रेप केस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, आप कोर्ट से मांग सकते हो बेल, आप कोर्ट से मांग सकते हो। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बेल को ही कंटिन्यू करेंगे, डीप में जाएंगे। आपका ट्रायल्स जो है खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बेल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतना आज समझ में आया आपको बेल के बारे में, थोड़ा सा मैम भी पढ़ाएंगी बेल में, पॉक्सो में बेल कैसे होता है वो मैम डील करेंगी, राइट। चलो, दैट्स ऑल फॉर